आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं हिंदी भाषा और उसका विकास, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य पर वीडियो बनाने जा रही हूँ और आप लोग देखिए। ये पहला तथ्य है, भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना, ठीक है, ये कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। दूसरा है, वैदिक संस्कृत को वैदिकी, फिर वैदिक, फिर छांदस भी कहा जाता है, ठीक है, वैदिक संस्कृत को। अगला है, उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, जिनमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। पहला है ईश, दूसरा है केन, तीसरा है कठ, चौथा है प्रश्न, पांचवां है बृहदारण्यक, छठवां है ऐतरेय, सातवां है छांदोग्य, आठवां है तैत्तिरीय, नौवां है मुंडक, 10वां है मंडूक्य, 11वां है कौस्तकी, 12वां है श्वेताश्वतर, ठीक है। ये उपनिषदों की 108 संख्या मानी जाती है, जिनमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं, ठीक है। तो ये 12 उपनिषद के नाम थे जो मुख्य हैं। अगला है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 22 मानी है। कितने लोगों ने ये मानी है? कौन कौन? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी। ये प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, ठीक है, जिनमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 14 वैदिक स्वर माने हैं। हरदेव बाहरी जी 14 वैदिक स्वर माने हैं, ठीक है। अगला है वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ, ठीक है, ल है, जिह्वा मूलीय और उपध्यानीय के लोप होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ रह गई हैं, ठीक है। अगला है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की दूसरी प्रमुख भाषा लौकिक संस्कृत है। संस्कृत का अर्थ है जिसका संस्कार जैसे परिमार्जन कर दिया गया है, ठीक है, जिसका संस्कार परिमार्जन कर दिया गया है। अगला है, वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। इनमें से लौकिक संस्कृत का मूल आधार पश्चिमोत्तरी बोली थी, ठीक है। अगला है, भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक लगभग 1500 वर्षों का युग मध्यकालीन आर्य भाषा का हाल कहलाता है। मध्यकालीन आर्य भाषा का हाल कहलाता है। अगला है, मध्यकालीन आर्य भाषा को सामान्यतया प्राकृत भी कहते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहते हैं। वाकपतिराज ने गौडवहो प्राकृत को जनभाषा कहा है। गौडवहो प्राकृत को जनभाषा कहा, किसने कहा है? वाकपतिराज ने। अगला है, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण 12 प्रकृतों का उल्लेख किया है, जिनमें शाकरी, द्राविड़ी, आभीरी और चांडाली नए हैं। अगला है, साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से प्राकृत के प्रमुख 5 भेद हैं, जैसे सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री और पैसाची, ठीक है। अगला है, सौरसेनी मथुरा और उसके आसपास के भूभाग सूरसेन की भाषा थी। यह पश्चिमी हिंदी बोलियों की जननी है। एक समय यह उत्तर भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा भी थी, ठीक है। अब दिगंबर जैन मत के सिद्धांत इसी भाषा में है। संस्कृत नाटकों में यह गद्य की भाषा भी है। अगला है, सौरसेनी संस्कृत के अधिक निकट है। अन्य प्राकृतों की अपेक्षा इसमें तत्सम और अर्ध तत्सम शब्दों का प्राचुर्य भी हुआ है। अगला है, संस्कृत नाटकों में जहाँ कहीं नारी तथा नीच पात्रों द्वारा प्राकृत का प्रयोग किया गया है, वह सौरसेनी प्राकृत ही है। अगला है, अर्धमागधी का क्षेत्र सौरसेनी और मागधी के बीच पड़ता है, इसलिए इसमें दोनों के लक्षण मिलते हैं। मुख्यतया यह काशी कोसल प्रदेश की भाषा थी। अगला है, जैन आचार्यों ने अर्धमागधी को आर्ष, आर्षी आदि भाषा नामों से अभिहित किया है तथा इसी भाषा में शास्त्रों की रचना की है।
अगला है मध्य एशिया से प्राप्त अश्वघोष के संस्कृत नाटक सारिपुत्र प्रकरण में अर्धमागधी का प्रयोग हुआ है। अगला है संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और प्रबोध चंद्रोदय में भी अर्धमागधी का प्रयोग मिलता है। अगला है साहित्य दर्पणाकार आचार्य विश्वनाथ ने इसे चरों सेठों और राजपुत्रों की भाषा कहा है। ठीक है। अगला है मागधी मगध और उसके पूर्वी क्षेत्र की भाषा है। वररुचि ने इसे सौरसेनी से उद्भूत माना है। उद्भूत इसे माना किसने? वररुचि ने। अगला है मागधी का साहित्यिक स्तर सौरसेनी के निकट है। मागधी को गौड़ी भी कहते हैं। अगला है लंका में पाली को ही मागधी कहा जाता है। अगला महाराष्ट्री को सौरसेनी का विकसित रूप माना जाता है। अगला पैसाची प्राकृत को चूलिका पैसाचिका भूत भाषा और ग्राम्य भाषा भी कहा जाता है पैसाची प्राकृत को। ठीक है। अगला है पैसाची की एकमात्र साहित्यिक रचना गूढ़ाढ्यकृत वड्ढकहा बृहत कथा है, किंतु वह अप्राप्य है। ठीक है। वह क्या है? अप्राप्य है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पैसाची प्राकृत की एक अन्य रचना स्वामी चेतन दास कृत प्रसंग पारिजात का उल्लेख किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला है आचार्य दंडी के अनुसार काव्यादि में आभीरों की भाषा को अपभ्रंश कहते हैं। अगला है अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। अगला है भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए अभिरोक्ति शब्द का प्रयोग किया है। अगला पिसेल ग्रियर्सन भंडारकर चटर्जी वुलनर सदृश विद्वानों ने अपभ्रंश को विदेश भाषा भी माना है। ठीक है। अपभ्रंश को देश भाषा माना है। अगला है याकोबी कीथ ज्यूल ब्लाख अल्सडोर्फ प्रभृति विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा मानने से इनकार किया है। अगला अपभ्रंश साहित्य का सर्वप्रथम संकलन डॉक्टर रिचर्ड पिसेल ने प्रस्तुत किया है। अगला अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य धनपालकृत भविष्यत कहा है। अगला धनपालकृत भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया है। अगला अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि स्वयंभू 8वीं सदी है। अगला है स्वयंभूकृत पौमचर्यु राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है। इनमें 90 संधियाँ और 5 कांड हैं। स्वयंभूकृत पौमचर्यु राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है। इनमें 90 संधियाँ और 5 कांड हैं। अगला है पौमचर्यु की 90 संधियों में से 83 संधियों की रचना स्वयंभू ने तथा शेष 7 संधियों की रचना उनके पुत्र त्रिभुवन ने की है। किसके? स्वयंभू के। अगला है डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। अगला है अपभ्रंश के भेद पर प्रकाश डालने वाले आधुनिक विद्वानों में सर्वप्रथम डॉक्टर याकोबी का नाम लिया जाता है। अगला है डॉक्टर याकोबी ने सनत कुमारचर्यु की भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख भी किया है। अगला है डॉक्टर याकोगी के अनुसार अपभ्रंश के 4 भेद हैं। पहला है पूर्वी, दूसरा पश्चिमी, तीसरा उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है। अगला है डॉक्टर तगारे ने हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश में डॉक्टर याकोबी के मत पर विचार करने के उपरांत उत्तरी को निकालकर अपभ्रंश के 3 भेदों पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी को ही मान्यता दी है। ये डॉक्टर तगारे ने। ठीक है। अगला है डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी कृति हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग में डॉक्टर तगारे की मत की समीक्षा की है और उन्होंने दक्षिणी भेद को व्यर्थ मानकर अपभ्रंश के केवल 2 भेद माने हैं। वो है पूर्वी और पश्चिमी। अगला है अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच एक मिश्रित भाषा है जिसे परिवर्तित अपभ्रंश या अवहट्ट कहा जाता है। अगला है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है। अगला है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा माना है उन्होंने। ठीक है। अधिकांश विद्वान डॉक्टर तिवारी के इस मत से सहमत हैं। अगला है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में और अपभ्रंश का विकास अवहट्ट के रूप में हुआ है।
अगला, हिंदी का विकास अपभ्रंश और हट्ट के आधार पर ही हुआ है। अपभ्रंश का कहा काव्य, कथा काव्य एक प्रकार से पद्यबद्ध उपन्यास है। वस्तुतः आज के कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी का विकास कहा काव्य के रूपों में हुआ है। अगला, संस्कृत प्राकृत में तुक मिलाने अनत्यानुप्रास की प्रवृत्ति नहीं मिलती है। अंत्यानुप्रास की योजना अपभ्रंश साहित्य में मिलती है। अपभ्रंश से ही इस प्रवृत्ति को हिंदी साहित्य ने ग्रहण किया है। अगला, दो छंदों को मिलाकर नया छंद बनाने की प्रवृत्ति अपभ्रंश ही हिंदी में आई है। कुंडलिया, रोला, छप्पै, रूपमान, पीयूष, वर्षण, अरिल, तांटक आदि ऐसे ही छंद हैं जो दो छंदों के मेल से बने हुए हैं। अगला है, लौकिक साहित्य परंपरा भी हिंदी को अपभ्रंश से मिली है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की संख्या 12 मानी है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की संख्या 12 मानी है। ठीक है। अगला है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण का खंडन करते हुए निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो कि अधिक सरल, स्वाभाविक और वैज्ञानिक कहा गया है। अगला है, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण के विषय में लिखा है, थोड़े से हेर फेर के अतिरिक्त हमें कोई मौलिक विशेषता दिखाई नहीं देती है। अगला है, डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार आचार्य बुद्ध घोष 5वीं सदी ने भाषा के अर्थ में पाली शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। अगला, गाहा सत्सय श्रृंगार रस प्रधान मुक्तक काव्य है जिसमें 7 गाथाएं संकलित हैं। इसके संकलनकर्ता हाल सातवाहन माने जाते हैं। अगला है, राजशेखर ने यहाँ तक कह दिया है कि संस्कृत भाषा कर्कश और प्राकृत भाषा भी सुकुमार है। ठीक है। अगला है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्य, वाहिलकी, अवंती और प्राच्या। ठीक है। और अगला है, आचार्य हेमचंद्र ने पैशाची के एक रूप को चूलिका पैशाची कहा है। आचार्य दंडी ने उसे भूत भाषा की संज्ञा दी है। अगला है, भाषा परक ग्रंथों में रुचिकृत प्राकृत प्रकाश पाय्यौ सद्दम, हड़वो और प्राकृत पैंगलम महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला है, साहनो रिशालो सिंधी साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है। सिंधी की 5 बोलियां हैं, विचोली, सिराइकी, लारी, थरेली और कच्छी। अगला है, विचोली मध्य सिंध में बोली जाती है, यही वहाँ की परिनिष्ठित भाषा है। अगला है, लहंदा का अर्थ है सूर्यास्त की दिशा या पश्चिम। पंजाब के संपूर्ण पश्चिमी भाग में लहंदा बोली जाती है। लहंदा सिंधी तथा कश्मीरी से बहुत प्रभावित है। लहंदा सिंधी तथा कश्मीरी से बहुत प्रभावित है। ठीक है। अगला है, लहंदा की स्वतंत्र लिपि लंडा है। चूँकि लहंदा बोलने वाले अधिकांश मुसलमान ही हैं जो फारसी लिपि का प्रयोग करते हैं। अगला है, आधुनिक आर्य भाषाओं में पंजाबी सबसे प्राचीन है। परिनिष्ठित पंजाबी अमृतसर के निकट माझ में व्यवहृत होती है, अतः पंजाबी को माझी भी कहा जाता है। इसकी लिपि गुरुमुखी है। अगला है, महाराष्ट्र प्रांत की भाषा मराठी है। परिनिष्ठित मराठी पूना के निकटवर्ती भूभाग में बोली जाती है। मराठी की अनेक बोलियां हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध है कोंकणी। ठीक है। अगला है, असम की भाषा असमी असमिया कहलाती है, प्रायः बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। अगला है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भीली को राजस्थानी उपभाषा की बोली माना है। अगला है, राजस्थानी हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक साहित्य मारवाड़ी में लिखा गया है। अगला है, ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया। इस क्षेत्र में जाटों का बाहुल्य है, अतः इस बोली को जाटू भी कहते हैं। अगला है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणी को स्वतंत्र बोली न मानकर खड़ी बोली का ही एक उपरूप माना है। अगला है, लाल कवि ने छत्रसाल बुंदेला की आज्ञा से बुंदेली में छत्र प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला है, पद्माकर और केशव दास का संबंध बुंदेलखंड से रहा है, परंतु उनके ग्रंथों की भाषा बुंदेली प्रभावित ब्रज ही रही है। बुंदेली प्रभावित ब्रज ही है।
अगला है बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें ईसुरी के फाग बहुत प्रसिद्ध है। अगला हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया था। अगला कन्नौज जनपद का पुराना नाम पांचाल था। कन्नौज ही कन्नौजी बोली का केंद्र है। अगला डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही एक उपरूप माना है। अगला बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहते हैं। इस बोली का क्षेत्र रीवा है, अतः इसे रिवाई भी कहा जाता है। अगला है बोली के अर्थ में भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग 1789 ईस्वी में हुआ। यह शब्द काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अगला है, ये देखिए, इसको फिर से सुनिए। बोली के अर्थ में भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग 1779 ईस्वी है। ठीक है, 79 ईस्वी में हुआ। यह शब्द काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला है बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी की बोलियों में भोजपुरी का प्रथम स्थान है। अगला है लोक कवि और नाटककार भिखारी ठाकुर ने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला है लोक साहित्य की दृष्टि से मारवाड़ी संपन्न उपभाषा है। मीराबाई के पद कहीं मारवाड़ी और कहीं ब्रजभाषा में भी है। अगला पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। अगला है दक्षिणी का मूल आधार दिल्ली के आसपास की 14वीं-15वीं सदी की खड़ी बोली है। अगला है दक्षिण में प्रयुक्त होने के कारण इसे दक्षिणी बोली कहा जाता है। अगला है दक्षिणी का मुख्यतः क्षेत्र बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर तथा गौड़ता, बरार, मुंबई तथा मध्य प्रदेश है। अगला है दक्षिणी के शरीफुद्दीन और बुअली कलंदर मृत्यु 1343 ईस्वी ने लिखा है। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1343 ईस्वी में। अगला है सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, बिधना ऐसी रैन का भोर कबो ना होए। ठीक है, ख्वाजा बंदा नमाज गेसू दराज, ये 1318 से लेके 1422 ईस्वी कृत मेरा जुल आशकीन दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है। शिकारनामा और तिलावतलू वजूद 2 अन्य रचनाएं हैं इनकी। अगला है मुल्ला वजही कृत सौरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। अगला है 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक दक्षिणी हिंदी के रूप में खड़ी बोली गद्य का क्रमिक विकास हुआ। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति दिनांक 1 नवंबर 1800 ईस्वी को हिंदुस्तानी के प्रोफेसर पद पे हुई और वह जनवरी 1804 ईस्वी तक ही रहे। बाद में इंग्लैंड जाकर आजीवन हिंदुस्तानी भाषा की सेवा भी करते रहे। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतिम तीसरे हिंदुस्तानी प्रोफेसर विलियम प्राइस ने कॉलेज के पत्रों में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी नाम को प्रचलित किया, अतः वहाँ हिंदुस्तानी विभाग हिंदी विभाग नाम से प्रचलित हो गया। ठीक है, अगला है राजा लक्ष्मण सिंह शुद्ध हिंदी के समर्थक थे, अतः इन्होंने सितारे हिंद की भाषा नीति का विरोध करते हुए घोषित किया कि हिंदी और उर्दू न्यारी न्यारी भाषाएं हैं। अगला है हिंदी में व्यापक प्रचार सबसे पहले दयानंद सरस्वती 1824 और 1883 ईस्वी ने किया है इन्होंने। ठीक है, अगला है दयानंद सरस्वती ने हिंदी को आर्य भाषा कहकर अपने ग्रंथों की रचना हिंदी में की है। अगला भारतेंदु मंडल के लेखकों में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, सुधाकर द्विवेदी, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, श्रद्धाराम फिल्लौरी इत्यादि हैं। अगला है फ्रेडरिक पिनकाट हिंदी के सच्चे हितैषी और भारतेंदु के प्रशंसक थे। ठीक है, ये भारतेंदु के प्रशंसक थे। अगला है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक है, नाथूराम शर्मा शंकर, श्रेयाराम शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण नवीन इत्यादि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। ठीक है,
अगला है मॉरीशस के अभिमन्यु अनंत ने 14 उपन्यास और लगभग 200 कहानियों की रचना की है। इनके उपन्यासों में लाल पसीना 1977 ईस्वी में किए हैं, जो कि ये सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। अगला है म्यांमार में ब्रह्मदेश नामक पत्रिका गत कई वर्षों से प्रकाशित हो रही है। अगला फिजी का सूचना विभाग शंख नामक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। अगला फिजी में जोगिंदर सिंह कंबल को फिजी का प्रेमचंद्र कहा जाता है। इन्होंने सवेरा 1976 ईस्वी, धरती मेरी माता 1978 ईस्वी में, करवट 1979 ईस्वी में, और अगला है आदि उपन्यास और इंसान जाग उठा 1959 ईस्वी, देखो वे दीप 1960 ईस्वी, आज़ादी की किरणें 1970 ईस्वी, हीर राजा 1971 ईस्वी आदि श्रेष्ठ नाटकों की रचना की है। ठीक है। अगला है सूरी नाम के रामदेव रघुवीर सूर्य प्रसाद वीरे त्रिनिदाद के हरिमानक सहोदरा शिव राम लखन सुकृत तथा प्रोफेसर हरशंकर आदेश आदि हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार हैं। अगला है हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए मैक्स मूलर, सिल्वा लेवी, स्लेगन, एवी कीथ एवं फादर बुल्के जैसे यूरोप वासियों ने हिंदी का अध्ययन कर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला है वर्ष 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की कार्यकारिणी ने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव भी पारित किया है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी के अध्यक्ष शिवसागर राम गुलाम मॉरीशस ने विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रतिवर्ष विशेषांक के रूप में विश्व हिंदी पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। विश्व हिंदी सचिवालय से विश्व हिंदी समाचार का प्रकाशन हो रहा है। अगला है ब्रजबुली नामक सर्वप्रथम प्रयोग बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त 19वीं शती ने किया है। ठीक है, 19वीं शती में हुआ है। अगला है केरल के महाराजा राम वर्मा स्वाति तिरुनाल नाम से ब्रजभाषा में काव्य रचना करते हैं। कहाँ के हैं? केरल के महाराजा राम वर्मा। अगला अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की गणना भी की जाती है। अगला पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी सर्वप्रमुख लोकप्रिय और प्रतिनिधि बोली है। ठीक है, लोकप्रिय और प्रतिनिधि बोली है। अगला है अवध का प्राचीन नाम कौशल था, अतः अवधी को कोशली भी कहा जाता है। अगला है प्राकृत पैंगलम में पुरानी अवधी के रूप मिलते हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरणम की रचना का उद्देश्य राजकुमारों को अवधी या कोशली के माध्यम से भाषा, ज्ञान, व्याकरण की शिक्षा देना था। अगला है गोस्वामी तुलसीदास ने भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति कहकर अवधी बोली को भाषा का स्थान दिया है। अगला लालदास कृत अवध विलास अवधी का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। अगला अवधी की साहित्यिक परंपरा में नरहरि बारहट कृत पौरुषेय रामायण पौड़ कृति है। इसकी रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर की गई है। अगला है हृदय राम का हनुमान नाटक संवाद शैली का सफल ग्रंथ है। कहा जाता है कि अमीर खुसरो 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी ने सबसे पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का प्रयोग किया था। अगला अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की है। अगला है खालिक बारी में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया है। अगला खालिक बारी में प्रयुक्त हिंदी शब्द का आशय हिंदी भाषा से तथा हिंदवी का आशय हिंदुओं या हिंदुस्तानियों की भाषा से है। अगला फोर्ट विलियम कॉलेज या वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते समय 1812 ईस्वी में कैप्टन टेलर के वक्तव्य में हिंदी शब्द का प्रयोग पहली बार आधुनिक अर्थ में मिलता है। अगला है उर्दू का व्याकरण हिंदी के समान है, परंतु भाषा में अरबी फारसी शब्दों का बाहुल्य भी है। अगला मोहम्मद हसन आज़ाद ने उर्दू का उद्भव ब्रजभाषा से माना है। अगला है राजबली पांडे ने उर्दू को खड़ी बोली से विकसित माना है। अगला ग्रियर्सन के अनुसार उर्दू का जन्म दिल्ली के आसपास की बोलियों के मिश्रण से हुआ है। अगला है ब्रजमोहन दत्तात्रेय के अनुसार सौरसेनी प्राकृत में विदेशी शब्दों के मिश्रण से उर्दू का जन्म हुआ है। अगला भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने अपने बारनामा में किया था।
अगला, सामान्यतः कानों द्वारा अनुभूत किसी भी ध्वनि को स्वन कहा जा सकता है, लेकिन भाषा के संदर्भ में मानव उच्चारण अवयवों से निःसृत ध्वनियों को ही स्वन कहा जाता है। स्वनों का प्रतिनिधि स्वनिम है। ठीक है। अगला, भाषा विज्ञान के जिस अंग में भाषा ध्वनियों का विशिष्ट अध्ययन किया जाता है उसे ध्वनि विज्ञान या स्वविज्ञान कहा जाता है। उसे ध्वनि विज्ञान या स्वविज्ञान कहा जाता है। ठीक है। अगला है, इंटरनेट पर पहले भारतीय समाचार पत्र नई दुनिया को लाने का श्रेय वेब दुनिया को है या भारतीय भाषा का पहला वेबसाइट है। अगला, webdunia.com में पहले हिंदी सर्च इंजन वेब दुनिया खोज का लोकार्पण 23 फरवरी 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अब ये www.in.com ये अपना आप देख लीजिएगा। फिर ये क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारतीय भाषाओं के लिए सॉफ्टवेयर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हिंदी, मराठी, संस्कृत और कोंकणी भाषाओं के लिए विशेष अभियान है। ठीक है। अगला है, फिर इसमें भी वेबसाइट है, ये भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास। ठीक है। संबंधी सूचनाएं इस साइट पर उपलब्ध है। इस साइट पर उपलब्ध पत्रिका विश्व भारत अत्यंत उपयोगी है। ऑनलाइन अनुवाद सेवा आंग्ल भारती में उपयोगी जानकारी भी है। ठीक। अगला है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा हिंदी में विभिन्न ज्ञान विज्ञान की सूचनाएं उपलब्ध हैं इस साइट पर, हिंदी साइट पर। ठीक है, www वाले पे। अगला है ये भी है, साइट का नाम डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें 10,000 पुस्तकें इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उपलब्ध हैं। ये भी साइट पर उपलब्ध है। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा संबंधी नियम, अधिनियम, वार्षिक कार्यक्रम, लीला प्रबोध, प्रवीण प्राप्त पैकेज तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं एक अन्य साइट पर है। ठीक है, जो ये साइट का नाम है। शब्दकोश, पत्रकारिता, तकनीकी सेवा संबंधी जानकारियाँ भी हैं। ठीक। अगला है, ये भी साइट का नाम है प्रमुख भारतीय भाषाओं का साहित्य समाचार पत्र, ईमेल आदि की विशेष जानकारियाँ भी हैं। ये भी साइट है प्रमुख भाषाओं के शब्दकोश, अनुवाद, समानार्थी शब्दकोश, व्याकरण आदि की जानकारियाँ भी हैं। ये भी साइट पर ही है। न्यूजीलैंड में बसे भारत के मूल निवासियों के लिए विशिष्ट सामग्री है। ये भी साइट है। हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति आदि से संबंधित सूचनाएँ। अगला है, किसी अंग्रेजी शब्द का हिंदी समानार्थी व हिंदी शब्द का अंग्रेजी समानार्थी उपलब्ध है इसी साइट पर। ठीक है। अगला है, मानकीकरण का स्पष्ट संकेत सर्वप्रथम एथिरिंगटन ने भाषा भास्कर 1871 ईस्वी में किया है। अगला है, अशोक के समय में पाली राजभाषा थी। मुसलमान बादशाहों के शासनकाल में मुहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। अगला है, पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयत्नों से 1901 ईस्वी में संयुक्त प्रांत की राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के साथ समान अधिकार मिला है। हिंदी को उर्दू के साथ समान अधिकार मिला है। ठीक है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 344 वन के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 ईस्वी को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया गया था। अगला, राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। अगला, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। अगला, राजभाषा के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया है। अगला, राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा इसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से राजभाषा भारती नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाश हो रहा है। अगला है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार जिस कर्मचारी ने मैट्रिक आदि परीक्षा में हिंदी ली थी उसे हिंदी में प्रवीण माना जाएगा। अगला है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने प्राज्ञ या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो उसे हिंदी में कार्य साधक माना जाएगा। अगला है, भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कार्य कर रहा है। अगला, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अगला, भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलता है। अगला है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख है। अगला है, ललित विस्तर में अशोक के समय की लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। अगला है, नित्य खोड विकारों के भाष्य सेतु बंद में भास्करानंद ने ब्राह्मी का नाम नागर नागरी लिपि ही माना है।
अगला है बूलर के अनुसार भारतीयों ने शामी लिपि के आधार पर 500 ईसा पूर्व के गभग ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया था। अगला है कनिंघम के अनुसार आर्यों ने किसी प्राचीन चित्रलिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि बनाया है तथा एडमंड थॉमस के अनुसार ब्राह्मी लिपि का निर्माण द्राविड़ों ने किया है। ठीक है। अगला है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला है ब्राह्मी की उत्तरी शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ जो 5वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। फिर गुप्त लिपि से कुटिल लिपि विकसित हुई जो 8वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। अगला है कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। अगला है मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले यूरोप में बने। मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले कहाँ बने? यूरोप में बने थे। ठीक है। अगला है देवनागरी में प्रकाशित सबसे पहली पुस्तक चाइना इलिस्ट्रेटा सन 1667 ईस्वी में है। ठीक है। अगला भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय चार्ल्स विल्किंस तथा पंचानन सन 1778 ईस्वी में जाता है इनको। ठीक है। अगला देवनागरी लिपि में सुधार का श्रेय गणेश लोकमान्य तिलक ने सन 1904 ईस्वी में किया था। अपने पत्र केसरी के माध्यम से किया था इन्होंने। अगला सन 1926 तक उन्होंने टाइपों में छटाई करते करते 190 टाइपों का एक फॉन्ट बना लिया जिसे तिलक टाइप कहते थे। बहुत अच्छा। देवनागरी लिपि के सुधार की दिशा में महात्मा गांधी की स्वीकृति सेवाग्राम लिपि है और आचार्य विनोबा की लोकनागरी लिपि उल्लेखनीय है। अगला डॉक्टर ओम प्रकाश अराज ने अपनी पुस्तक नागरी लिपि समस्याएं और समाधान में लिखा है शिरोरेखा हटा देने से लेखन गति लगभग दुगनी हो जाएगी। सही बात है क्योंकि सिरोरेखा लगाने में टाइम लगता है। कोलकाता में जस्टिस शारदा शरण मित्र ने सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना की और देवनागर पत्र के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी किया इन्होंने। ठीक है। अगला है महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में काका कालेलकर द्वारा सुझाई गई 12 खड़ी ठीक है ई आई ओ आई ऊ ए औ इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा इसको। डॉक्टर श्याम सुंदर का मत था कि अंग इया के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए जैसे अंक मंच नहीं। ठीक है। अब अगला है डॉक्टर गोरखनाथ प्रयाग ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ रखने का सुझाव दिया था। अगला सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार के लिए एक समिति का गठन किया था। अगला आचार्य नरेंद्र देव समिति ने पूर्व के सभी सुझावों का अध्ययन करने के उपरांत अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। अगला आ की 12 खड़ी भ्रामक है। दूसरा मात्राएं यथास्थान बनी रहें किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर हटाकर लिखा जाए। थर्ड अनुस्वार और पंचमाक्षर के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाए। द्विविध अक्षरों में आ झ भ त्र छ स्वीकृत किया जाए। और पांचवां पाई वाले व्यंजनों को छोड़कर संयोग में हलंत चिन्ह लगाया जाए। पहला ल वर्णमाला में स्थान दिया जाए। ठीक है। अगला भारत सरकार ने लिपि विशेषज्ञों के सम्मेलन के बाद परिवर्धित देवनागरी प्रकाशित की जो बाद में कुछ संशोधनों के साथ सन 1980 में पुनः प्रकाशित की गई। इसके उपरांत सन 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन भी किया उन्होंने। ठीक है। अगला है डॉक्टर गोपाल दत्त विशिष्ट ने विशिष्ट आशु लिपि की रचना की है। इस प्रणाली से हिंदी आशु लेखन की गति 250 शब्द प्रति मिनट का कीर्तिमान स्थापित हो चुका है। अतः अब यह धारणा निराधार हो चुकी है कि हिंदी आशु लेखन की गति अंग्रेजी आशु लेखन के समतुल्य नहीं हो सकती। ठीक है। ये जो है कीर्तिमान स्थापित हो चुका है। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।